सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम है, तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इन सारे क्वेश्चनों को रट लेना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप लोगों की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों की एग्जाम कौन सी तारीख को है। ठीक है भाई, अपनी अपनी एग्जाम की डेट जो है कमेंट कर दो भाई। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने है मैथमेटिकल ऑपरेशन के टॉपिक से। तुमसे बोला ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में आएंगे। तो जिनको इस तरीके के सवाल नहीं आते मेरे भाई, तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो फटाफट बता दो सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, तुम्हारे सामने 23 है, मैंने लिख दिया, लेकिन आगे तो बी है और मुझे दिखाई दे रहा है कि बी का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो, फिर 4 लिख दो। आगे तो डी है, डी का मतलब तो माइनस है, तो मेरे भाई 45 दिखा, फिर लिख दिया। आगे तो ए है, ए का मतलब तो भाग है, तो भाग लगाएंगे मेरे भाई 9 का। आगे तो सी है, सी का मतलब प्लस है, लगा देंगे मेरे भाई 11। तो यहां पर देखो 23 गुणा में 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो मेरे भाई आप बोलोगे सर 92 आंसर आएगा। फिर आगे आ जाओ, माइनस का 45 में 9 का भाग देंगे, 9 पंजो 45 और प्लस में 11 है तो 11 आएगा। 92 में से 5 घटेगा तो 87 आंसर आएगा और 87 में 11 जोड़ोगे तो 98 आंसर आएगा। क्या 98 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये देखो, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध निम्न समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। अब तुम एक बात सोचो मेरे भाई, मैंने तुमको पहले भी बताया था
कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर मेरे भाई बड़ी संख्या बनती है। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? बड़ी संख्या बनती है। वो कहावत सुनी है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही सिस्टम यहाँ पर है। छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? एक बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई देखो, इन दोनों को जोड़ के देखो एक बार। 18 को और 29 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आंसर आता है, ये बताओ मेरे को। सर 18 और 29 को जोड़ेंगे तो 47 आंसर आएगा। लेकिन 47 का क्या अचार डालू क्या मैं? मुझे तो आंसर 235 लाना है। तो 47 को तुम 5 से गुणा कर दो। 47 को 5 से गुणा करोगे तो 235 ही तो आंसर आएगा। बात तो सही है मेरे भाई। अब इसको देख लो, 3 को और 30 को जोड़ोगे, सॉरी 7 को और 30 को, तो 7 को और 30 को जोड़ेंगे तो आंसर मेरे भाई 37 आएगा। 37 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो आंसर 185 आ जाएगा। बात तो सही है। मतलब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को आपस में जोड़ दो और फिर मेरे भाई 5 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या? इन जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 33 गुणा में 5 करेंगे, 5 तिया 15, ये तो नहीं हो पाएगा। इसको 8 पंजो 40, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको जोड़ेंगे मेरे भाई तो एक 40 होगा, 50 होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इसको अगर मैं जोड़ूंगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 27 को जोड़ोगे, 15 प्लस में 27, आंसर कितना आएगा? सर 42। मैंने यहां भी 5 से गुणा किया, यहां भी 5 से गुणा करूंगा, इसको भी अगर 5 से गुणा कर दूं तो 5 का 20, यानी कि मेरे भाई 210। तो इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन 1 आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनके हो गए मेरे भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 81 से संबंधित है, 2 9 से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से 6 इसी तर्क के अनुसार किससे संबंधित होगा? मेरे भाई 5 का संबंध किसके साथ में है? 81 के साथ में। उसी तरीके से 2 का संबंध किसके साथ में है? 9 के साथ में। तो बताइए 6 का संबंध किसके साथ में होगा? अब तुमको इतना तो पता है कि मेरे भाई 81 9 का स्क्वायर होता है। तुमको यह भी पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब सर स्क्वायर से संबंधित किसी का लॉजिक लगा है। तो ये अगर 9 का है तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी आएगा कितना? 10। अब 10 में से अगर 1 घटा दूं तो 9 आता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। सही है, ठीक है। इसको भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 2 दूनी होता है 4, इसमें से 1 घटाया है, इसमें से भी 1 घटाऊंगा तो आएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसका मतलब इसको भी 2 से गुणा करो तो 6 दूनी कितना होगा? 12। देखो इसको भी 2 से गुणा किया है, इसको भी 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा कर दे, 6 दूनी 12। इसमें से भी 1 घटाया, इसमें से भी 1 घटाया, इसमें से भी 1 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 11, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसका मतलब मेरे भाई जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला देख लो, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अजय निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा। निखिल साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी। दक्ष महेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। महेश इंदु और निखिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इंदु और अजय के बीच में कौन बैठा या बैठी है? सभी बच्चे बताएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तुमने भी ये बात सुनी होगी पेपर एनालिसिस में कि रेलवे ग्रुप डी में सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आ रहे हैं भाई।
तो कर लो इन सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों को, कौन रोक रहा है तुमको। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी। किसमें बैठे हैं? वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये तुम्हारी एक वृत्ताकार मेज मैंने बना दी है। ठीक है, सही से नहीं बन रही भाई। ठीक है, एक सेकंड यार। ठीक है, ये वृत्ताकार मेज हमारी बन गई। कितने आदमी बिठाने हैं? 6 आदमी। तो ये तुम्हारा पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबका मुंह किधर को है? सबका मुंह केंद्र की तरफ है। अब जब भी मुंह केंद्र की तरफ होता है, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, और अगर इधर को मैं जाऊंगा तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को कर दो मेरे भाई। तुमसे सवाल में बोला था कि जो अजय है ना, अजय, वो निखिल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब तुम्हारा जहां मन करे ना वहां तुम निखिल को बैठा दो, बस इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन होना चाहिए? अजय। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं निखिल को यहां बैठाऊंगा। अब निखिल के बाएं दूसरा कौन है? अजय। तो मेरे भाई ये बायां पहला और दूसरे स्थान पर कौन हो गया? अजय। फिर बोला कि जो निखिल है ना, निखिल साहिल और महेश दोनों का पड़ोसी है, और दक्ष जो है महेश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मेरे भाई तुम ऐसे कर लो, महेश को यहां बिठाओ और साहिल को यहां बिठा दो, साहिल को यहां बिठाओ। ठीक है भाई। फिर जो दक्ष है महेश के दाएं दूसरा, तो महेश के दाएं दूसरे पे कौन बैठा हुआ है? दक्ष बैठा हुआ है। एक आदमी बच गया, महेश जो है इंदु और निखिल दोनों का पड़ोसी। तो इंदु और निखिल दोनों का पड़ोसी कौन है? महेश। सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो तुम पहले। तो तुमसे बोला कि अजय निखिल के बाएं दूसरा, तो निखिल का बायां पहला और दूसरे पे कौन बैठ गया? अजय। पहली लाइन क्लियर? हाँ सर क्लियर। दूसरी बोली कि निखिल साहिल और महेश का पड़ोसी है, तो निखिल जो है साहिल और महेश का पड़ोसी है। दूसरी लाइन भी तुम्हारी क्लियर। फिर तुमसे बोला दक्ष महेश के दाएं दूसरा, तो महेश के दायां पहला और दूसरे नंबर पर दक्ष बैठ गया। तीसरी लाइन भी क्लियर। फिर तुमसे बोला महेश इंदु और निखिल का पड़ोसी है, तो महेश जो है इंदु और निखिल दोनों का पड़ोसी कौन हो गया? महेश। अब तुमसे क्या बोला कि इंदु और अजय के बीच में कौन है? तो ये रही इंदु और ये रही अजय, इनके बीच में कौन है? दक्ष। दक्ष किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई। तो सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल आएंगे, मतलब आएंगे। इसको देखो, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है, दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो स्टार स्टार दिए हुए ना, इनकी जगह पर मैं कौन से चिन्ह रखूं कि मेरे समीकरण का LHS इक्वल टू क्या हो जाए? RHS हो जाए। तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, मैंने तुमको पहले की क्लासों में बताया था कि ऐसे सवालों में सबसे पहले जो तुमको देखना है वो क्या देखना है? भाग के चिन्ह को देखना है। यकीन मानो मेरे भाई, लगभग 70 से 80% सवालों में ये भाग के चिन्ह से तुम्हारा आंसर आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे ही सवालों में आएगा, लेकिन हाँ 70 से 80% सवालों में भाग के चिन्ह से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लास्ट में है, तो लास्ट में मतलब मुझे भाग का चिन्ह यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्या 16 में 21 का भाग जाता है क्या? अरे कौन सा मूर्ख बच्चा है जो 16 में 21 का भाग दे देगा? 16 में तो 21 का भाग जाता ही नहीं है, तो फिर भाग के चिन्ह को लगाने का क्या फायदा हुआ यहाँ पर? ये बताओ, जब भाग ही नहीं जाएगा तो क्या आंसर पॉइंटों में थोड़ी लाओगे तुम लोग। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गलत है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूं तो दूसरे ऑप्शन में मेरे भाई भाग का चिन्ह यहां पर है, यानी भाग का चिन्ह लगाऊंगा मैं यहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? 25 में भाग देना पड़ेगा 15 का। क्या 25 में 15 का भाग चला जाएगा क्या?
सर 15 का भाग तो 25 में भी नहीं जाता, इसका मतलब दूसरे ऑप्शन को भी गलत मारो। इसका मतलब मेरे भाई क्या हुआ कि दूसरे ऑप्शन को भी गलत मारो। तीसरे में देखो भाग का चिन्ह कहां पर, दूसरे पे, 5 तिया 15 ये चला जाएगा। तो एक बार इसको अप्लाई करके देखो तुम लोग, ठीक है। तो पहले चिन्ह यहां पर है भाग का, दूसरा चिन्ह सॉरी प्लस का, दूसरा चिन्ह मेरे भाई किसका है, भाग का, तीसरा चिन्ह किसका है, गुणा का, चौथा चिन्ह किसका है, माइनस का, और अगला चिन्ह किसका है, बराबर का। तो चेक करो एक बार, ठीक है, चेक करो इसको। 25 की जगह पर 25 प्लस 5 तिया 15, 3 बार जाएगा, गुणा 4 है तो 4 लगा दो, और माइनस का 16 है। तो मेरे भाई देखो 25 की जगह पर 25, 4 तिया 12 और माइनस का 16, 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37, 37 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो 21 ही तो आता है। बिल्कुल सर, बात तो तुमने सही बोल दी यार कि 37 में से 16 घटाएंगे 21 आएगा, तो इधर को भी 21 और इधर को भी 21, हो गया सवाल, बात खत्म। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी इस तरीके के सवाल आ जाए, पहली चीज तुमको भाग के चिन्ह को चेक करनी है, ठीक है। लगभग 70% सवालों में ये चीज काम कर जाएगी भाई मेरे हिसाब से तो। बाकी हो सकता है किसी और का हिसाब कुछ और बोलता हूं। देखिए तुम्हारे सामने है 4 मित्र हैं मेरे भाई, कौन कौन से, के, एल, एम और एन, खेल के मैदान पर खेल रहे हैं। एल के पूर्व की ओर, एल एम के उत्तर की ओर खड़ा है, एम एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, एन के से किस दिशा में खड़ा है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या हो। बताओ मेरे भाई, इस सवाल का आंसर बता दो फटाफट से। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, हम इस सवाल को कैसे कर पाएंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो तुम लोग कैसे करेंगे। देखिए ये खेल के मैदान खेले, जो एल है ना, एल के पूर्व में है, तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। तुमसे बोला एल जो है के पूर्व में है, तो मान लो के को मैं यहां बना दूं, तो के पूर्व दिशा में कौन बैठेगा, एल। अरे पूर्व दिशा इधर कोई तो होती है, ठीक है। फिर एल जो है एम के उत्तर में है, तो एम को यहां बैठाओ, तभी तो एम के उत्तर दिशा में कौन होगा भाई, उत्तर दिशा ऊपर की ओर ही होती है, तो एम के उत्तर में एल हो गया। फिर तुमसे क्या बोला, जो एम है ना, एम एन के घर के पश्चिम में है। अब एम पश्चिम में है तो मतलब एन को तुम यहां बिठाओ। अरे पश्चिम दिशा इधर कोई तो होती है, तो ये पश्चिम दिशा हो गई। अब तुमसे बोला कि एन के किस दिशा में है, तो मेरे भाई ये रहा के और ये रहा एन, ये किस दिशा में है सर, ये तो ऐसे है, ऐसे, ये तो ऐसे है। और ऐसे कौन सी दिशा होती है मेरे भाई, ऐसे तिरछी, तिरछाई तो जा रहा है ये, तो ये कौन सी दिशा है सर, ये तो दक्षिण पूर्व है। कौन सी मेरे भाई, दक्षिण पूर्व है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, तुम्हारे सामने है प्रिया, जोए, वीनो, मनो, राज, 5 लोग हैं जो एक ही दिन एक ही इंटरव्यू के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है। वीनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला न तो पहला व्यक्ति है और न ही लास्ट का आदमी है। राज से पहले और मनो के बाद में 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुए। प्रिया जोए के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई है। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला आखिरी व्यक्ति कौन है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने आदमी कितने हैं, 5 आदमी हैं। तो मेरे भाई मान लो ये पहला आदमी है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। अब तुमसे क्या बोला कि मेरे भाई राज से पहले 3 आदमियों का इंटरव्यू है, तो मेरे भाई राज को तुम यहां बिठाओ, तभी तो राज से पहले 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमियों का इंटरव्यू होगा। बात तो सर तुम सही बोलते हो। फिर तुमसे बोला कि मनो के बाद भी 3 व्यक्तियों का इंटरव्यू है, तो मनो को तुम यहां बिठाओ, मनो के बाद में 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी। तो मेरे भाई सवाल में यही तो बोला था
कि राज से पहले और मनो के बाद 3 व्यक्ति इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हुए, यानी राज से पहले भी 3 आदमी और मनो के बाद में भी 3 आदमी। फिर तुमसे बोला कि वीनो इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला न तो पहला है और न ही लास्ट में। अब वीनो जो है ना तो पहले नंबर पर आएगा ना लास्ट नंबर पर आएगा, तो वीनो को यहां बिठा दो। तुमसे यह भी बोला कि जो प्रिया है ना, प्रिया वो जोए के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई। जो प्रिया है ना, प्रिया जोए के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई है, तो प्रिया जोए, तो जोए को यहां बिठा दो ताकि जोए के बाद में कौन आ जाए, प्रिया। अब बाद में बोला है, जस्ट बाद में तो बोला नहीं है भाई, अब भी तो बाद में ही है ये। तो प्रिया जोए के बाद इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुई। इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने वाला आखिरी व्यक्ति कौन है, तो आखिरी व्यक्ति तो प्रिया है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 425 11 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 482 14 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्न में से कौन सी संख्या 16 से संबंधित है। तुमसे बोला है कि 425 का संबंध किसके साथ में है, 11 के साथ में। 482 का संबंध किसके साथ में है, 14 के साथ में। तो बताना है 16 का संबंध किसके साथ में होगा, ये तुमको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो तुम लोग, ठीक है, देख लीजिए। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 4 और 8 12, 12 और 2 14, तो 16 जोड़ने पे किसमें आ रहा है, देखो भाई इसको देख लो, 2 और 8 का 10, 10 और 6 का 16, पहला ऑप्शन सही है। बाकी इसमें अगर तुम देखोगे तो 2 और 8 का 10, 10 और 4 14, गलत हो गया। 2 और 8 का 10 गलत, 2 और 8 10 और 2 12, ये भी गलत। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका मेरे भाई आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का। सर 2 सेकंड का कैसे, हमें भी तो सिखाओ। मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर डब्लू सीधा है, डब्लू सीधा है, लेकिन यहां पर डब्लू की टांग ऊपर कर दी भाई। डब्लू बेचारा बैठा है ऐसा, और इसमें डब्लू की कर दी टांग ऊपर, और टांग ऊपर करना गलत बात है, मैंने तुमको पहले बताया था। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सर इसमें भी तो बेचारे की टांग ऊपर है, इसको भी गलत मार दो, आगे आओ। फिर और कोई सा ऑप्शन देख लो मेरे भाई। यहां पर लास्ट में जेड है और यहां पर लास्ट में एस है, तो जेड की बदली एस कहां से आ गया, गलत मार दो इसको भी। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की मम्मी है। फिर बोला माइनस का मतलब है ए बी का भाई है, गुणा का मतलब है ए बी की पत्नी है, और भाग का मतलब है ए बी का पिता है। तो तुमसे बोला है कि बताइए पी का टी से क्या संबंध है। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं, और मैं ये बोलता हूं कि इनमें कठिन कुछ होता ही नहीं है। मेरे भाई यहां पर भाग का चिन्ह है, और भाग के चिन्ह का मतलब क्या है कि ये इसका पिता लगता है, तो इसका पापा लग जाएगा ये पी। तो पी जो है पापा लगेगा मेरे भाई किसका, सर क्यू का पापा लगेगा। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, ये इसकी मम्मी लगेगी, तो इसकी मम्मी लग जाएगी ये क्यू। तो क्यू जो है मम्मी लगेगी मेरे भाई किसकी, आर की। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब तो सर भाई लगता है, इसका भाई लगेगा ये आर। तो आर जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका, एस का। आगे तो गुणा है, गुणा बोले तो सर पत्नी लगती है, तो इसकी पत्नी लगेगी एस। तो एस जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, टी की। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब इन सबको कुएं में पटक दो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है भाई। बाकी के टीचर रखते होंगे इनसे मतलब, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अब अपना तरीका देखो, मान लो कि ये मैं हूं,
तो ये मेरी पत्नी का भाई, ठीक है भाई, पत्नी का भाई और उसकी मम्मी, पत्नी के भाई की मम्मी क्या लगती है, सास लगती है, और उसके पापा, पत्नी की भाई के मम्मी के पापा। तो मेरे भाई पत्नी की मम्मी का पापा, ठीक है सर, ये बात तुम्हारी सही हो जाएगी। अरे देखो, ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी की भाई की मम्मी, तो मेरी पत्नी की भाई की मम्मी बोल दो चाहे मेरी पत्नी की मम्मी बोल दो, एक ही तो बात है। अरे मेरी मम्मी बोल दो चाहे मेरे भाई की मम्मी बोल दो, मम्मी तो वही है, मेरी मम्मी भी वही है, मेरे भाई की मम्मी भी वही है। तो वही बात है भाई, ये मैं हूं तो ये मेरी पत्नी के भाई की मम्मी। अब मेरी पत्नी के भाई की मम्मी बोल दो चाहे मेरी पत्नी की मम्मी बोल दो, और उसके पापा, तो पत्नी की मम्मी के पापा। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।